गौतम अभी अपनी जिंदगी के सबसे डरावने दरवाजे की तरफ चल रहा है। इसलिए नहीं कि उसके पीछे क्या है, बल्कि इसलिए कि उसे वो दरवाजा खोलने के लिए क्या छोड़ना पड़ेगा। किचन रियल था, उस सेंस से नहीं, बल्कि उस तरीके से जिससे किचन्स रियल होते हैं, कसिनो से ज्यादा। फ्लोरेसेंट लाइट, कुकिंग ऑयल और प्याज का स्मेल, स्टील के चमकते बर्तन, पानी की आवाज। 3 वर्कर्स काम कर रहे थे अंदर। जब गौतम ने दरवाजा पुश किया तो उन वर्कर्स ने उसे बिना किसी क्यूरियोसिटी के देखा और फिर वापस अपने काम में लग गए। उनकी नजरें ऐसी थी जैसे उन नजरों ने सब कुछ देख रखा हो। कॉरिडोर बिल्कुल वही था जहां विक्रम ने उसे बताया था, तंग, कम रोशनी वाला। उसके फ्लोर पे पुराने पोर्टुगीज एजुलेहो टाइल्स लगे हुए थे, जो वैसे तो कंप्लीटली आउट ऑफ प्लेस लग रहे थे, बट समहाउ बिल्कुल सही फील करा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये कॉरिडोर शहर के बनने से पहले से वहां था और शहर उसके चारों ओर बसा हो। पूरे कॉरिडोर में चंदन की खुशबू भरी हुई थी। वो हल्की चंदन की अगरबत्ती वाली खुशबू नहीं, बल्कि गहरी, पुरानी, लकड़ी वाली, जो किसी बहुत पुराने चीज की याद दिलाती हो। कोई ऐसी चीज जिसकी खुद की एक मेमोरी हो। गौतम आगे बढ़ा। कॉरिडोर जितना होना चाहिए था उससे ज्यादा लंबा था, और खास करके उस बिल्डिंग के हिसाब से जिसके अंदर वो था। गौतम कई मिनट तक चलता रहा। कसिनो की आवाजें धीरे धीरे बैकग्राउंड में कहीं गुम हो गई, किचन की आवाजें भी। सिर्फ कॉरिडोर रह गया, चंदन की खुशबू और गौतम के कदमों की आहटें। गौतम को ऐसा फील हुआ जैसे वो किसी चीज की तरफ नहीं चल रहा हो, बल्कि किसी चीज के अंदर से गुजर रहा हो, किसी मेम्ब्रेन के अंदर से, किसी ऐसे मेम्ब्रेन से जहां से वो गौतम लौटकर शायद वापस ना आ पाए, जो गौतम अभी उसके अंदर जा रहा है। एंड में एक दरवाजा था, लकड़ी का, छोटा सा। दीवार में ऐसे था जैसे वो वहीं उगा हो। उसकी लकड़ी बहुत पुरानी थी और उस पर एक फ्रेम था, इस पर एक पैटर्न बना हुआ था। रोशनी कम थी तो थोड़ा ध्यान से देखने के बाद गौतम ने पहचाना कि उस फ्रेम पर ओम का सिंबल कार्व था। उसने चाबी लॉक में डाली और बिना किसी रेजिस्टेंस के वो चाबी घूमी, जैसे चाबी सपने में घूमती हो, परफेक्टली, कंप्लीटली, जैसे वो लॉक चाबी का नहीं बल्कि गौतम का इंतजार कर रहा था। उसने दरवाजा पुश किया। उसने जो एक्सपेक्ट किया था वो एक कमरा था, उसे जो मिला वो भी एक कमरा था, लेकिन एक ऐसा कमरा जिसकी क्वालिटी के डिस्क्रिप्शन को वो किसी भी लैंग्वेज में डिफाइन नहीं कर सकता था। ना बड़ा, ना छोटा, ना ब्राइट, ना डार्क, ना गर्म, ना ठंडा। ये सब डिस्टिंक्शंस हैं, विश्व के इंस्ट्रूमेंट्स, वेकिंग स्टेट की मशीनरी, लेकिन यहां वो काम नहीं कर पा रहे थे। बस एक अकेला तेल का दिया जल रहा था, शायद कमरे के बीच में, और नीचे बैठने की एक जगह थी, और कुछ नहीं। वो बैठ गया, और वहां बैठना उसका डिसीजन नहीं था। उसका शरीर बस उस जगह चला गया और इस तरीके से उसमें शामिल हो गया जैसे पानी के ग्लास में पानी रिजॉल्व हो जाता है। और फिर थोड़ी देर तक कुछ नहीं हुआ, नथिंग हैपेंड। वो बस किसी रिविलेशन का इंतजार करता रहा, शायद किसी रोशनी का, या फिर किसी ऐसे सच के ड्रामेटिक अराइवल का जो उसका कर्ज चुका दे, उसकी शादी ठीक कर दे और उसकी जिंदगी उसे एक्सप्लेन कर दे। वो ऐसी इंटेंसिटी से वहां इंतजार कर रहा था जैसे उसे कुछ प्रॉमिस किया गया हो, और अब वो उस चीज को कलेक्ट करने के लिए वहां डिटरमिन्ड था। पर कुछ नहीं आया, बस दिया जलता रहा। चंदन की खुशबू उसकी सांसों में भरती रही, और उस खामोशी में उसको अपनी धड़कनें सुनाई देती रही। जुए के टेबल की घबराहट वाली धड़कनें नहीं, बल्कि एक ठहरी, पुराने रिदम वाली। वो रिदम जो तब की थी जब उसके शरीर को भी इस बात का एहसास नहीं था कि उसकी धड़कनें चल रही हैं। 20 मिनट बीत गए होंगे, या शायद 30। गौतम को अंदाजा भी नहीं हो पा रहा था इस बात का। और फिर किसी विजन की तरह नहीं, किसी आवाज की तरह भी नहीं, और ना ही किसी भी ऐसे एक्सपीरियंस की तरह जो वेकिंग स्टेट के सेंसेस से प्रोसेस किया जा सके। पर कुछ बदल गया, कुछ ऐसा जिसे बाद में वो हमेशा सिर्फ ऐसे डिस्क्राइब कर सकता था। जैसे सोचो पूरी जिंदगी तुम एक पेंटिंग देखते आ रहे हो,
और फिर एक दिन बिना किसी वजह के तुम्हें ये एहसास होता है कि तुम वो तस्वीर नहीं देख रहे हो, तुम वो रोशनी हो जिससे वो तस्वीर देखी जा रही है, और हमेशा से तुम वही रोशनी थे। He was not his thoughts। ये अब उसे साफ दिख रहा था, फैक्ट की तरह, किसी आइडिया की तरह नहीं। उसके थॉट्स वहां थे, 4 लाख का उधार, मीरा का चेहरा, वो कॉरिडोर, वो दिया, सब प्रेजेंट था, सब दिख रहे थे, अपने तरीके से सब रियल थे। लेकिन अब वो सिर्फ उसे दिख रहे थे, और जो दिख रहा है वो देखने वाला नहीं होता। He was not his emotions। मीरा का दर्द था उसके अंदर, रियल और हेवी, लेकिन वो उसे ऑब्जर्व कर सकता था। मतलब कुछ था जो ऑब्जर्व कर रहा था, और वो दर्द नहीं था। He was not his memories। He was not his personality। वो क्लेवरनेस, वो एकेडमिक हैबिट, वो डिफेंसिव आयरनी, वो सब पैटर्न्स थे, और वो अब उन पैटर्न्स को देख सकता था। और एक पैटर्न को देखने का मतलब ये है कि खुद को उससे फ्री कर देना, कम से कम उस पल में जब आप उसे ऑब्जर्व कर रहे हो। मांडुक्य उपनिषद का 7वां श्लोक, जो पूरे संस्कृत लिटरेचर का सबसे इलेक्ट्रीफाइंग श्लोक है, उसके अंदर वर्ड्स की तरह नहीं बल्कि एक्सपीरियंस की तरह फूटा। गौतम ने ये वर्ड्स अपने एकेडमिक करियर में शायद 500 बार पढ़े थे, लेक्चर्स में कोट किए थे, एग्जाम्स में पूछे थे, तुर्यावस्था को 500 वर्ड्स में डिस्क्राइब करो। अब इस छोटे से चंदन की खुशबू वाले कमरे में, दाएं जेब में पीतल की चाबी और बाएं में पीतल का ओम का सिक्का लिए, सर पे 4 लाख का कर्ज और चुकाने के लिए 9 दिन का समय, एक टूटी हुई शादी और एक टूटे हुए करियर के साथ, उन वर्ड्स को उसने अंदर से फील किया, डिस्क्रिप्शन की तरह नहीं, एड्रेस की तरह। उपनिषद आज कोई फिलोसॉफिकल कैटेगरी डिस्क्राइब नहीं कर रहा था, वो उसे डिस्क्राइब कर रहा था। उस जुआरी को नहीं, ना ही उस प्रोफेसर को या उस पति को या उस कर्जदार को, बल्कि उन सब के पीछे जो था उसको, जो हमेशा देख रहा था, जो ना कभी पैदा हुआ था, जो ना कभी टूट सकता था, जिसे कभी ठीक होने की जरूरत नहीं थी। वो काफी देर तक वहीं बैठा रहा, शायद 1 घंटा या 4। तुरिया स्टेट में टाइम हॉरिजॉन्टल नहीं चलता, वो पूल करता है। ऐसा नहीं कि टाइम रुक जाता है, पर इंसान समय से परे हो जाता है और रियलाइज करता है कि वो कभी समय के बहाव के अंदर था ही नहीं। ये जो जिंदगी के इवेंट्स हैं, जन्म, प्यार, नुकसान, कर्ज, बारिश, ये सब टेम्पररी है, लेकिन वो जो इन इवेंट्स को विटनेस करता है वो टेम्पररी नहीं। और जब वो फाइनली उठा, तब ऐसा नहीं था कि वो एक अलग इंसान था, वो वही इंसान था। कर्ज अभी रियल था, मीरा अभी भी उसके लाइफ में नहीं थी, कसिनो अभी भी वहीं बाहर था, अपने आईने और अपने चिप्स और ग्रे आंखों वाले डीलर्स के साथ। कोई भी फैक्ट चेंज नहीं हुआ था, लेकिन गौतम का रिलेशन उन फैक्ट्स के साथ बदल गया था। तस्वीर वही थी, बस रोशनी बदल गई थी। उसने दरवाजा खोला और इस कॉरिडोर से वापस निकला। कसिनो की आवाज धीरे धीरे वापस आने लगी, जैसे किसी ग्लास में पानी भरता है। उसने किचन का डोर पुश किया और मेन फ्लोर पे आ गया। टेबल नंबर 7 पे विक्रम मल्होत्रा अपना फेस थोड़ा ऊपर की ओर टिल्ट किए बैठा था। उसकी आंखें बंद थी और चेहरे पे हल्की सी मुस्कान थी। वो मुस्कान जो ऐसे खबर को सुनकर आती है, जिसको सुनने की आशा तो होती है, पर उसको कभी सुन पाने की उम्मीद करने की हिम्मत नहीं होती। गौतम कसिनो के टेबल्स के पास से गुजरा, उन आईनों के पास से गुजरा, उन शैंडिलियर्स के पास से गुजरा और फिर एग्जिट की तरफ बढ़ गया। वो ऑलमोस्ट उस दरवाजे को खोलने ही वाला था कि एक हाथ पीछे से उसके कंधे पर आया और वो मुड़ा। उसने देखा कि एक यंग आदमी जो डार्क सूट में था, बिल्कुल प्रोफेशनल अटायर पहने, एक पर्टिकुलर स्टिलनेस के साथ खड़ा था, जिसको गौतम ने पहले कभी नहीं देखा था। उसने बिना किसी एग्रेशन के गौतम को पकड़ा, पर उसकी आंखों में कोई नेगोशिएशन का रूम नहीं था। फिर उस आदमी ने कहा, मिस्टर गौतम, मिस्टर शुक्ला आपसे मिलना चाहते हैं। वो आपका इंतजार कसिनो में कर रहे हैं। शायद कसिनो वॉज नॉट फिनिश्ड विथ हिम येट। दोस्तों, मुझे यहां रुक के आपको एक बात बताना है।
तूरिया स्टेट हमारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता। ये वेदांत के बारे में सबसे बड़ी गलतफहमी है। लोग स्पिरिचुअलिटी में आते हैं और कहते हैं मुझे इनलाइटनमेंट चाहिए ताकि प्रॉब्लम्स चली जाएं। लेकिन तूरिया पेंटिंग नहीं हटाता, वो रोशनी दिखाता है। हमारे प्रॉब्लम्स, हमारे दिल का टूटना, हमारी लड़ाइयाँ, हमारे स्ट्रगल, वो सब रहते हैं, लेकिन हम बदल जाते हैं। गौतम अभी अपनी बाहरी जिंदगी के वर्स्ट मोमेंट का सामना करने वाला है। देखते हैं कि एक बदला हुआ इंसान एक ना बदले हुए दुनिया से कैसे मिलता है।